जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 210 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इस क्वेश्चन में आपको दो दिया गया है, एक लिस्ट 1 दिया गया है और दूसरा लिस्ट 2 दिया गया है, जिसमें से हमको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिस्ट 1 में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया गया है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया गया है, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी दिया गया है। तो मैं आज आपको एक साधारण सा तरीका याद करवाता हूँ। आप इस तरह से याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आपको ये डेफिनेशन आएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है UN नसा। सबसे पहले आपको लिख लेना है UN नसा। अब U मतलब होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, N मतलब होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, N मतलब होता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, S मतलब होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, A मतलब होता है अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, अगर हम लोग मिनिमम ग्रॉस प्रेशर लगाएंगे एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन पे, अगर सॉइल फेल हो जाएगा शियर के कारण, तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो जब भी आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आएगा तो आपको ढूंढना है ग्रॉस प्रेशर। सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ। फिर दूसरा है हमारा नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर मतलब क्या, अगर नेट प्रेशर लगाएंगे हम लोग एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन पे, अगर हमारा सॉइल फेल हो जाएगा ड्यू टू शियर, इज नोन एज कॉल्ड नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो जब भी आपको नेट वर्ड आएगा तो आपको समझ जाना है कि हम लोग लेंगे नेट बियरिंग कैपेसिटी वर्ड आएगा, एक नेट बियरिंग कैपेसिटी वाला वर्ड आएगा। अब तीसरा क्या होता है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, नेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा हो जाता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जो नेट बियरिंग कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे, दैट इज नोन एज कॉल्ड नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा हम लोग लेते हैं 3 लेते हैं। अब चौथा क्या होता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, मतलब सेफ रहेगा, मतलब वो फेल नहीं होगा ड्यू टू शियर, उसे ही हम लोग बोलते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी में क्या आएगा, नाइदर फेल ड्यू टू शियर नॉर फेल ड्यू टू सेटलमेंट। ना ही शियर से फेल होगा ना ही सेटलमेंट से फेल होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या, नाइदर फेल इन शियर नॉर फेल इन सेटलमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। अब हम लोग चलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में। मैंने आपको बताया ग्रॉस वर्ड ढूंढने के लिए, तो ग्रॉस वर्ड कहाँ पे है, पहले नेट लोडिंग इंटेंसिटी ये नहीं होगा, मैक्सिमम प्रेशर ये भी नहीं होगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ग्रॉस प्रेशर है, मतलब हमारा ए का कौन सा होगा, तो ए का हमारा 4 नंबर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। हमने बताया था नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, नेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही होता है। तो चलिए हम ढूंढते हैं नेट बियरिंग कैपेसिटी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा बी का क्या हो जाएगा हमारा, तो बी का हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी मैंने बताया, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, सेफ रहेगा, वो डज नॉट फेल ड्यू टू शियर, तो सही हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रेशर विच सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर। मतलब सॉइल कैन कैरी द लोड विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेल्योर, मतलब वो टूटेगा नहीं। तो सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी में मैंने बताया था नाइदर फेल ड्यू टू शियर नॉर ड्यू टू सेटलमेंट। अब नाइदर नॉर ढूंढना है, देखिए यहाँ पे नाइदर है और यहाँ पे भी नॉर है, तो हमारा डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, क्या हो जाएगा, ए का हमारा 4 हो जाएगा, बी का हमारा 3 हो जाएगा, सी का हमारा 2 हो जाएगा, डी का हमारा 1 हो जाएगा। तो ढूंढते हैं, तो चलिए ऑप्शन ए 4 3 2 1 यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, डेट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, UN नसा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिख लेना है UN नसा, पहले लिख लेना है। U मतलब अल्टीमेट मतलब ग्रॉस प्रेशर लगेगा, N मतलब नेट अल्टीमेट प्रेशर लगेगा, नेट सेफ मतलब ये डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, सेफ में फेल नहीं होगा ड्यू टू शियर, अलाउबल में क्या होगा, नाइदर फेल ड्यू टू शियर नॉर सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 202, ए बिल्डिंग इज सपोर्टेड ऑन शैलो फाउंडेशन इन सैंड
at 1 meter below the ground level. The water table is at 5 meter below the ground surface. For which of the following foundation will the net bearing capacity of the soil will be maximum? Option A 2 meter wide strip footing, option B 2 meter into 2 meter square footing, option C 2 meter diameter circular footing एंड ऑप्शन डी 4 मीटर इंटू 1 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फुटिंग का नाम दिया हुआ है, स्टिफ फुटिंग का नाम दिया हुआ है, स्क्वायर फुटिंग का नाम दिया हुआ है, सर्कुलर फुटिंग का नाम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फुटिंग का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको निकालना है नेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, मतलब हमको QNU निकालना है। तो हमने देखा था स्टिफ फुटिंग का QU का वैल्यू, तो हमने देखा था स्टिफ फुटिंग का वैल्यू क्या होता है, QU इक्वल टू CNC प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा DF एंड क्यू। ये हमने स्टिफ फुटिंग के लिए पढ़ा था। स्क्वायर में सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.3 हो जाएगा, यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, एंड सर्कुलर के लिए यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, यहाँ पे 1.3 हो जाएगा। मैंने बताया भी था आपको कैसे याद रखना है, SST मतलब स्ट्रेप, सर्कुलर, स्क्वायर एंड सर्कुलर। यहाँ पे मैंने बताया था 1.3 0.5 होता है, सॉरी यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 एंड 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 1.3 0.4 हो जाएगा, यहाँ पे 1.3 0.3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हमने बताया भी था आपको कि जब भी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है तो वो क्या होता है हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा DF। हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग कह सकते हैं QNU किसके प्रोपोर्शनल है, QU के है, मतलब ये जितना बढ़ेगा वो भी इतना ही बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी किस में है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस में है, तो 0.5 सिग्मा BNY। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सैंड के बारे में पूछा गया है, सैंड के बारे में पूछा जाएगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब पहला टर्म सबका 0 हो जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, QU 0.3 गामा BNY या तो 0.4 गामा BNY या तो 0.5 गामा BNY बोल सकते हैं। तो QNU हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QU हो गया। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको दिख सकता है QNU किसका ज़्यादा है, तो स्ट्रिप का ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। फिर किसका ज़्यादा है, तो QU हमारा स्क्वायर का ज़्यादा है। फिर हमारा नेक्स्ट किसका ज़्यादा है, तो QU हमारा सर्कुलर का ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि QNU सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो स्ट्रिप फुटिंग की होगी। तो ऑप्शन में आपको स्ट्रिप फुटिंग ढूंढना है, कहाँ है स्ट्रिप फुटिंग, तो पहला ही दिया हुआ 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग, दैट्स वाई A इज़ द राइट आंसर। आप हमेशा याद रखिएगा, सैंड के लिए आपको पूछ लेता है तो आपको टिक मारना है स्ट्रिप फुटिंग बिना सोचे, क्योंकि हमारी वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.5 गामा BNY है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं QNU हमारा सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, दैट्स वाई A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 203, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इसेंट्रिक लोडेड स्क्वायर फुटिंग डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूजफुल। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी विड्थ, ऑप्शन सी ट्रायंगल, ऑप्शन डी सर्कल। अब आपको समझना है यहाँ पे इसेंट्रिक मतलब क्या है। इसेंट्रिक मतलब वो हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा लोड सेंटर से पास नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अब हमेशा इसेंट्रिक लोडेड कॉलम जो होता है वो हमारा डिपेंड होता है विड्थ पे। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ भी आपको इसेंट्रिक वर्ड आया तो वो किस पे डिपेंड रहता है, तो वो विड्थ पे डिपेंड होता है। वो हमारा स्क्वायर पे डिपेंड नहीं होगा, ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं होगा, सर्कल पे डिपेंड नहीं होगा। इसेंट्रिक हमारा ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन विड्थ। क्यों हम इसेंट्रिक को बोलते हैं विड्थ के लिए, क्योंकि हम बोल सकते हैं इसेंट्रिक मतलब क्या, लोड इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द फाउंडेशन, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कंसिडर करेंगे, विड्थ कंसिडर करेंगे या तो लेंथ कंसिडर करेंगे। तो इस ऑप्शन में दिया गया है विड्थ, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। ऑप्शन ए स्क्वायर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे विड्थ है। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204, द गिवन फिगर shows the contact pressure distribution in a pure clay soil subjected to universally distributed load through a rigid footing placed on the surface. Which of the following would cause the contact pressure distribution maximum at the center and decreases toward the outer edges loading to parabolic shape? वन दिया हुआ है स्टेटमेंट, when UDL is transmitted through rigid footing placed on the surface of cohesionless soil.
फिर दूसरा दिया व्हेन यूडियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लेक्सिबल फुटिंग प्लेस्ड ऑन द सरफेस। फिर तीसरा दिया व्हेन यूडियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लेक्सिबल फुटिंग प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्योर क्ले। अब यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर की बात यहाँ पे कर रहा है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात कर रहा है। यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको पूछा गया है प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए, मतलब क्ले सॉइल के लिए पूछा गया है। तो अब हम लोग कांटेक्ट प्रेशर डायग्राम हम लोग देखते हैं। जब भी आपको कोहेसिव सॉइल के लिए बारे में पूछा जाएगा तो आप देखिएगा हम लोग यू का उल्टा लिखेंगे। यू का उल्टा हमारा कैसा हो जाएगा, इस तरह का शेप हो जाएगा। ये हमारे कौन से सॉइल में, तो कोहेसिव सॉइल में, मतलब क्ले के लिए हम लोग उल्टा यू लिखेंगे। और यही चीज़ सैंड लिखा रहेगा तो हमको क्या लिखना है, सीधा यू बना देना है। मतलब हम लोग डायरेक्ट यू जैसे बनाते हैं तो वो सीधा बना देना है। अब इन दोनों में आप फिगर में देखिए कि कोहेसिव सॉइल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एज में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। आप लोग देख सकते होंगे एज में हमारा ज़्यादा है और सेंटर में हमारा कम है। कौन से सॉइल में, कोहेसिव सॉइल में। यही चीज़ हमारा कोहेजन लेस सॉइल में उल्टा होता है, एज में हमारा कम होता है और सेंटर में हमारा ज़्यादा होता है। तो इस ऑप्शन में हमारा पहला ही दिया हुआ है व्हेन यूडियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू रिजिड फुटिंग प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल फुटिंग दिया हुआ है, यहाँ भी फ्लेक्सिबल फुटिंग दिया गया है। मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम लोग रिजिड फुटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन डी वन एलोन इज ए राइट आंसर। आपको हमेशा याद रखिएगा कि रिजिड फुटिंग में हम लोग कोहेसिव सॉइल बोलेगा तो आपको उल्टा यू लिखना है। अगर कोहेजन लेस सॉइल देगा तो आप लोग सीधा यू बनाएंगे। उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ ज़्यादा लग रहा है और कहाँ कम लग रहा है। उल्टा यू में हमारा कॉर्नर में ज़्यादा लगता है, सेंटर में कम लगता है। अगर सीधा यू बनाएंगे तो हमारा एज में कम होता है और सेंटर में हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा कोहेजन लेस सॉइल में लेटरली सपोर्टेड नहीं रहता है और क्ले में हमारा क्या होता है, लेटरली सपोर्टेड रहता है। डेट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन यूडियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू रिजिड फुटिंग प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। That's why D is the right answer. Question number 205. A cast in situ board pile 0.50 in diameter, मतलब 0.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है and 10 मीटर deep is placed in a purely cohesive soil दिया हुआ है। If cohesion of the soil is 4 ton per meter दिया गया है। Adhesion factor of the pile soil is half the value of cohesion दिया गया है। The ultimate bearing capacity of the pile is given by। अब ये इक्वेशन हमारा निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन का दिया गया है। अब निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन का हमारा इक्वेशन होता है कि हम लोग लिख सकते हैं क्यू यू पी इक्वल टू 9cu इंटू एरिया प्लस एडेशन फैक्टर इंटू cu डैश इंटू as। अब इस क्वेश्चन में आपको cu डैश क्या है, हमारा cu डैश है हमारा एवरेज कोहेजन। याद रखिएगा क्या है ये, एवरेज कोहेजन ऑफ इंटायर डेप्थ। मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cu हमारा cu डैश हमारा क्या हो जाएगा, c/2 हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कोहेजन का हाफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोहेजन की वैल्यू दी गई है 4 टन पर मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। दैट इज नोन एज कॉल्ड cu। अब यहाँ पे cu की वैल्यू हमको दिया ही गया है, cu की वैल्यू हमको 4 दी गई है। अब यहाँ पे एरिया हमको निकालना है बेस का, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ डायमीटर भी दिया हुआ है आपको कितना, π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर दिया गया है। अभी यहाँ पे हमारा as हमारा क्या दिया गया है, 0.50 इंटू 10 यही दिया गया है। as हमारा क्या दिया गया है, 0.5 इंटू 10। अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, चलिए हम लोग पुट करते हैं। 9 इंटू cu कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, इंटू एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर कितना है, 0.5 का स्क्वायर है, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, एडिशन फैक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो एडिशन बिटवीन द पाइल एंड द सॉइल इज द हाफ ऑफ द कोहेजन। मतलब क्या बोलता है कि हमारा कोहेजन का हाफ हो जाएगा। अब कोहेजन का हाफ मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, cu/2। अब हम लोग cu कितनी दी गई है, 2/2, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लोग अल्फ़ा क्या बोल सकते हैं, 1 इंटू cu डैश हमने कितना निकाला, cu डैश हमने निकाला 2, और हमारा ये कितना है वैल्यू,
0.5 इंटू 10, यही हमारी वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई को पाई के टर्म में ही रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 49 पाई बाय 4। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा पहला है 19 पाई बाय 4, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 29 पाई बाय 4, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 39 बाई पाई बाय 4, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी 49 पाई बाय 4 टन्स, डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 206. A test concrete block is subjected to vertical vibration and resonance occurred at a frequency of 20 cycles per second. If the mass of vibration is 6 kg and mass of the foundation is 244 kg, then the coefficient of elastic uniform compression of soil is given by. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी, मतलब f की वैल्यू दी गई है 20 साइकिल पर सेकेंड, और मास दिया हुआ है आपको, टोटल मास दिया हुआ है 6 kg प्लस 224 kg, मतलब वाइब्रेशन का कितना है 6 kg है एंड फाउंडेशन का हमारा 244 kg है, तो टोटल मास हमारा हो जाता है 250 kg हो जाता है। अब हमको पता है विथ रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कंप्रेशन CU, हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई f का स्क्वायर इंटू m लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कंप्रेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये सब याद रखिएगा, ये अर्थक्वेक का आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई f का स्क्वायर इंटू m। यहाँ पे f क्या है फ्रिक्वेंसी और m क्या है हमारा टोटल मास, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई, पाई को पाई के टर्म में रखिए, f हमारा दिया हुआ है 20, तो हमारी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू m हमारी कितनी है यहाँ पे 250 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर गलत है, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ बिल्कुल गलत है। 4 पाई स्क्वायर 10⁻4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁵ kg पर मीटर क्यूब, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में आपको ग्रेन साइज दिया गया है, बी में हमारा पिक्नोमीटर दिया गया है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर परमीवेटर, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, वेन शियर apparatus एंड कोहेजन, तो पिपेट एंड साउंडिंग पोयरिंग मेथड। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में टोटल 4 दिया हुआ है और लिस्ट 2 में दिया हुआ है हमारा 5। अब हमको मैच द फॉलोइंग करेंगे तो 4 का 4 ही होगा, यही होगा। अब सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं ग्रेन साइज। हमको पता है ग्रेन साइज से हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूटेड निकालते हैं, मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेन साइज में हम लोग पिपेट मेथड यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पिपेट मेथड कितने में आता है 1 2 3 4, मतलब 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किससे निकालते हैं, पिक्नोमीटर से निकालते हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी हम लोग परमीबिलेटर से निकालते हैं, तो ये हमारा 3 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कोहेजन हमको पता है, वेन शियर टेस्ट हम लोग किसके लिए निकालते हैं, क्ले के निकालते हैं, तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला दिया हुआ है 4 1 2 3, बिल्कुल सही बात ये बोल रहे हैं, दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रेन साइज में हम लोग पिपेट मेथड यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग पिक्नोमीटर से निकालते हैं, परमिबिलिटी हम लोग परमीमीटर से निकालते हैं, कोहेजन मतलब क्ले मतलब वेन शियर टेस्ट से हम लोग क्ले निकालते हैं। यहाँ पे साउंडिंग पोरिंग मिड सिलेंडर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 208, द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थन डैम under steady seepage condition is option A equipotential line, option B phreatic line, option C flow line and option D seepage line। तो चलिए हम लोग इस फिगर में देखते हैं। यहाँ पे आप लोग येलो देख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या है फ्लो लाइन है। अब फ्लो लाइन किसको बोलते हैं, ए लाइन along which water particles moves through a soil that is known as called फ्लो लाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स इधर से जा रहे हैं, मतलब वाटर पार्टिकल्स जिस पाथ में फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज कॉल्ड हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन।
अब दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इक्विपोटेंशियल लाइन हम लोग किसको बोलते हैं, ए लाइन विच पोटेंशियल हेड एट ऑल पॉइंट्स इज इक्वल। मतलब क्या है, जिसमें हमारा पोटेंशियल हेड सभी पॉइंट पे इक्वल रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। अब यहाँ पे हम लोग देखा था पीरियोडिक लाइन, हमने देखा था पीरियोडिक लाइन का ग्राफ में देखा था। पीरियोडिक लाइन मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द अर्थन डैम, उसे ही बोलते हैं पीरियोडिक लाइन। अब हम लोग पीरियोडिक लाइन में देखे थे, पीरियोडिक लाइन के नीचे हमारा क्या रहता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और ऊपर हम लोग देखते हैं तो क्या था, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यही हम लोग देखे थे पीरियोडिक लाइन में, मतलब दैट इज अपर मोस्ट लाइन ऑफ द अर्थन डैम। उसके ऊपर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा। और हमने बताया था ऐसा लाइन जो डिवाइड करता है सैचुरेटेड लाइन को और अनसैचुरेटेड लाइन को, उसे ही हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक लाइन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अप स्ट्रीम स्लोप ऑफ द अर्थन डैम। अप स्ट्रीम स्लोप ऑफ द अर्थन डैम को बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट करता है इक्वल हेड ऑफ द वाटर को। दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। आप ध्यान से रखिएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब क्या, आपको बोलेगा कि पोटेंशियल हेड वर्ड ढूंढिएगा। पोटेंशियल हेड हमारा हर जगह पे सेम रहेगा, एट ऑल पॉइंट पे इक्वल रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। पीरियोडिक लाइन मतलब अपर मोस्ट लाइन ऑफ द अर्थन डैम, मतलब ऊपर हमारा क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे हमारा रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ऐसा लाइन जो सेपरेट करता है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लाइन को। फ्लो लाइन मतलब क्या, पाथ के बारे में बता रहा है। फ्लो लाइन मतलब क्या, ए लाइन अलोंग विच वाटर पार्टिकल्स मूव्स थ्रू ए पाथ, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे जो वाटर के पार्टिकल जिस पाथ में फ्लो हो रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड फ्लो लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपस्ट्रीम स्लो बोला है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 209, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्राइएक्सल टेस्ट। पहला पॉइंट दिया हुआ है फेल्योर अकर्स ए प्री डिटरमाइंड प्लेन, और दूसरा दिया हुआ इंटरमीडिएट एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल। तीसरा दिया है वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर्ड। ऑप्शन 4 दिया हुआ हमारा फील्ड कंडीशन कैन बी सिमुलेटेड। ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी 2, 3, 4 आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपको ट्राइएक्सल शियर टेस्ट के बारे में बताया गया है और आपको बोला गया है कि स्टेटमेंट पहचानो कौन सही है कौन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है फेल्योर अकर्स अलोंग प्री डिटरमाइंड प्लेन। तो हमने जैसा कि जानते हैं ट्राइएक्सल टेस्ट में हमारा प्री डिटरमाइंड फेल्योर नहीं होता था। ये प्री डिटरमाइंड फेल्योर किस में होता था, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता था। तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया हुआ है इंटरमीडिएट एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 3 बोलते थे। सिग्मा 3 को ही किसके बराबर होता है, वो इंटरमीडिएट स्ट्रेस के बराबर होता है, या तो सेल प्रेशर के बराबर होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। फिर तीसरा दिया वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग 3 टेस्ट इसमें परफॉर्म करते थे। CD टेस्ट करते थे, CU टेस्ट करते थे, UU टेस्ट करते थे, ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करते थे। तो हमारा वॉल्यूम जो चेंज हो रहा था वो भी हम लोग मेजर करते थे ट्राइएक्सल टेस्ट में। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पे फील्ड कंडीशन आर सिमुलेटेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग CD, CU एंड UU टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते थे विथ कंप्लीट कंट्रोल। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही हो सकता है, 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा, 4 भी सही रहेगा, खाली 1 सही नहीं रहेगा, क्योंकि प्री डिटरमाइंड फेल्योर हमारा ट्राइएक्सल शियर टेस्ट में नहीं था। तो 2, 3, 4 आर करेक्ट। ढूंढिए 2, 3, 4 आर करेक्ट कहाँ है। पहला दिया 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा 1, 2, 4 बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन 3 1, 3, 4। चौथा देखिए 2, 3, 4, यहाँ पे 1 नहीं है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 210, ए वेन 20 centimeter long and 10 centimeter in diameter was pressed in a soft marine clay at the bottom of the borehole. The torque was applied gradually and followed at 1000 kg centimeter. The cohesion of the clay in kg centimeter square is। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वेन शियर टेस्ट से रिलेटेड दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी आपको ऐसा नहीं लिखा है टॉप वेन बॉटम वेन। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि दोनों वेन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सॉफ्ट मराइन क्ले एट द बॉटम ऑफ द बोर, मतलब नीचे जा रहा है, मतलब दोनों वेन एक्ट हो रहा है। तो दोनों वेन एक्ट होता है तो इसके लिए हम लोग टॉर्शन का इक्वेशन देखे थे। तो टॉ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था T बाय पाई डी स्क्वायर H/2 प्लस D/6 था, यही था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि कोहेजन की वैल्यू निकालनी है। कोहेजन मतलब यहाँ पे हम लोग देखिए टॉर्क की वैल्यू कितनी दी गई है,
टॉर्क की वैल्यू हमारी दी गई है, तो टॉर्क की वैल्यू हमारी दी गई है 1000, ठीक है। फिर पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी एच मतलब कितना दिया हुआ 20/2। फिर डी कितना दिया गया है हमारा 10/6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/7 पाई। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।